हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड की, या जिसे हम कहते हैं मांग का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ डिमांड का अर्थशास्त्र में बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान है। इसके पीछे मेन रीज़न यही है क्योंकि हर बिजनेस फर्म की जो हर एक्टिविटी है वो किसी भी प्रोडक्ट की मांग से ही गाइड होती है, या हम कहें किसी भी प्रोडक्ट की मांग के अकॉर्डिंग, जिस तरह की किसी प्रोडक्ट की मांग है हर बिजनेस फर्म अपनी एक्टिविटी को उसी के अकॉर्डिंग ही चेंज करती रहती है, या उसके डिसीज़न है वो उस वस्तु की मांग पे डिपेंड होते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ बेसिक बातें करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि मांग होती क्या है, मांग के प्रकार क्या हैं, और मांग फलन या मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों की बात करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही करेंगे, और इस पूरे टॉपिक को हम 2-3 वीडियो लेक्चर्स में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये आज का फर्स्ट वीडियो लेक्चर है डिमांड पे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मांग की। आम बोलचाल की भाषा में अगर हम बात करें डिज़ायर फॉर समथिंग, या हम कहें किसी भी चीज़ की इच्छा करना ही मांग है। लेकिन अर्थशास्त्र में इसके थोड़े डिफरेंट मीनिंग हैं, और इससे पहले कि हम मांग को प्रॉपर समझें, हम इसे एक एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं कि मान लीजिए आपने अपने दोस्त के पास कोई आईफोन देखा कि आपके दोस्त ने एक आईफोन ख़रीदा है, मोबाइल फ़ोन ख़रीदा है। तो आपकी भी मन में इच्छा है कि मुझे भी वैसा ही फ़ोन चाहिए, लेकिन आप ख़रीदना चाहते हो उसको, लेकिन आपके पास उस आईफोन को ख़रीदने के लिए सफिशेंट अमाउंट नहीं है, मनी नहीं है, तो वो सिर्फ आपकी इच्छा या डिज़ायर ही कहलाएगी। मान लीजिए आपके पेरेंट्स ने आपको उस आईफोन को ख़रीदने के लिए पैसे दे दिए, तो हमने क्या कहा, अब आपके पास इच्छा भी है और अब आप योग्य भी हो गए उस मोबाइल को ख़रीदने के, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने उसको ख़रीदने के लिए आपको पैसे दे दिए हैं, मनी दे दी है। इट मीन्स आपकी इच्छा भी हो गई, लेकिन पैसा भी है, लेकिन आप जब तक उस पैसे को उस आईफोन पर खर्च करने के लिए तैयार नहीं होगे, या हम कहें आपकी विलिंगनेस नहीं होगी उस पैसे को खर्च करने की, आप में तत्परता नहीं होगी उस पैसे को खर्च करने की, तब तक वो डिमांड नहीं बनती। किसी भी वस्तु की मांग हम तब उसे ही बोलते हैं कि जब आप एक निश्चित समय में एक निश्चित प्राइजेस पर, या हम कहें एक सर्टेन प्राइस पर आप क्या हो, आप किसी वस्तु को खरीदने के इच्छुक भी हो, योग्य भी हो। योग्य मतलब पैसे से आप में योग्यता आएगी, वो योग्य भी हो, और आप उस पैसे को अब खर्च करने के लिए बिल्कुल रेडी भी हो, रेडीनेस भी है आप में, और आप उस पैसे को खर्च कर देते हो, और फिर आपके पास वो चीज़ आ गई आपके हाथ में, जिसके लिए मतलब जो आप ख़रीदना चाहते थे, तो वो बन जाएगी आपकी डिमांड या मांग। मांग क्या है कि अन्य सारी बातें समान रहें, मांग किसी भी पदार्थ या कमोडिटी की वो मात्रा होती है जिसे एक कंज्यूमर या उपभोक्ता समय की एक निश्चित अवधि में एक निश्चित कीमत पर खरीदने के इच्छुक भी है, योग्य भी है, और उस तत्पर भी है उस पैसे को खर्च करने के, तब वो जाके डिमांड बनती है या मांग बनती है। या हम जिसे कहें कि डिमांड इज़ डिफाइंड एज क्वांटिटीज ऑफ अ प्रोडक्ट which a consumer is not only desiring to purchase and able to purchase, but is also ready to purchase at given prices at a given point of time। तो ये सारी बातें कवर होनी चाहिए उसमें, तब वो मांग का कॉन्सेप्ट बनेगा। मतलब डिज़ायर भी होना, एबिलिटी भी होना, उस पैसे को मतलब उस चीज़ को खरीदने की एबिलिटी भी होना, फिर रेडीनेस मतलब उस पैसे को खर्च करने के लिए तत्परता भी होना, एक सर्टेन हमें प्राइस भी पता हो, और एक सर्टेन टाइम पीरियड की भी बात है। तो ये सारे पांचों एलिमेंट जब कवर होते हैं तब जाके डिमांड जनरेट होती है। बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस दी हैं डिमांड की। यहाँ हम वीरा एंस्टे की डेफिनेशन ले रहे हैं कि वो क्या कहते हैं कि द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर गुड इज़ द अमाउंट दैट विल बी परचेज्ड एट अ गिवन प्राइस एट अ गिवन टाइम। कि मांग किसी वस्तु की वो मात्रा है जो एक दिए हुए समय में एक दी हुई कीमत पर खरीदी जाएगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड की, या मांग के प्रकार। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कीमत मांग या प्राइस डिमांड। जो कीमत मांग है वो किसी वस्तु की कीमत मतलब प्राइस और उसकी डिमांड, उसकी मांग में संबंध को प्रकट करती है। इससे ये पता लगता है कि किसी वस्तु की विभिन्न विभिन्न कीमतों पर उस वस्तु की कितनी मात्रा की मांग की जाएगी।
इसे हम इस इक्वेशन से भी दिखा सकते हैं, जैसा कि नीचे आप देख पा रहे हैं कि dx बराबर FPX। मतलब इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे कि dx मतलब वस्तु की x वस्तु की मांग है ये dx, f मतलब फंक्शन या फलन के लिए यूज़ किया है, px मतलब x वस्तु की ही प्राइस। तो हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि वस्तु x की मांग किस पर निर्भर करती है, x वस्तु की ही कीमत पर निर्भर करती है। तो जब हम कीमत और मांग का संबंध देखते हैं तो हम बहुत अन्य सारी बातें जैसे कि उपभोक्ता की आय, रुचि, स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतें, उन सबको कांस्टेंट मान लेते हैं। तो यह हम बात करें कि जब हम कीमत मांग की बात करते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि अन्य सारी बातें समान रहें। तो अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग कम हो जाती है और कीमत कम होने पर मांग बढ़ जाती है। तो इस तरह से कीमत मांग ये जो है, या हम कहीं कीमत मांग फलन है, इसमें हम कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध को देखते हैं और कीमत और मांग के इसी संबंध को ही मांग का नियम कहा जाता है। तो ये तो थी प्राइस डिमांड, जिसमें हमने उसी वस्तु की कीमत और उसी वस्तु की मांग के बारे में डिस्कस किया, संबंध को डिस्कस किया। नेक्स्ट है आय मांग या इनकम डिमांड। जो आय मांग है वो अन्य सारी बातों के समान रहने पर किस किस में संबंध बताती है, उपभोक्ता की आय में, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, एंड इट्स डिमांड मतलब वस्तु की मांग में। यहाँ हम कहें उपभोक्ता की आय और वस्तु की मांग के संबंध को प्रकट करती है आय मांग। इससे हमें यह पता लगता है कि इनकम के डिफरेंट लेवल पर वस्तु की कितनी मात्रा को खरीदा जाएगा। इसे भी इस इक्वेशन से दिखा सकते हैं, dx मतलब वस्तु की मांग निर्भर करती है वस्तु की इनकम उपभोक्ता की आय पर भी। आय यहाँ y से डिनोट की गई है, f मतलब फंक्शन। यहाँ हम कहें जो x वस्तु की मांग है वो आय पर निर्भर करती है। तो इसे हम अगर अलग अलग कैटेगरीज में बांट लें, हमेशा ही आय और वस्तु की मांग का हमेशा एक जैसा संबंध नहीं रहता। अगर हम सामान्य वस्तु या नॉर्मल गुड की बात करें तब इनकम में और वस्तु की मांग में डायरेक्ट रिलेशनशिप या हम कहें प्रत्यक्ष फलन है ये दोनों आपस में, या हम कहें सामान्य वस्तु की मांग और आय का आपस में प्रत्यक्ष संबंध होता है। इनकम के बढ़ने पर सामान्य वस्तु की मांग बढ़ती है और इनकम के कम होने पर सामान्य वस्तु की मांग कम हो जाती है। लेकिन हम अगर घटिया वस्तु या निम्न कोटि की वस्तु या हम गिफिन गुड्स की बात करें, उसमें इस तरह का संबंध नहीं पाया जाता। घटिया वस्तु या निम्न कोटि की वस्तु की मांग में और इनकम में इन्वर्स या नेगेटिव रिलेशन पाया जाता है। इनकम के बढ़ने पे मांग कम हो जाती है इनकी घटिया वस्तुओं की, और इनकम के कम होने पर मांग बढ़ जाती है। तो ये तो था आय मांग। इसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्रॉस डिमांड या आड़ी मांग। आड़ी मांग की जब हम बात करते हैं उसमें भी हम अन्य बातों को समान लेंगे। तो अन्य बातें समान रहने पर जो आड़ी मांग क्या बताती है, किसी x वस्तु की मांग पर उससे संबंधित किसी अन्य वस्तु y की कीमत के संबंध को प्रकट करती है। या हम कहें आड़ी मांग में हम क्या लेते हैं, एक वस्तु की प्राइस में चेंज लेते हैं और दूसरी वस्तु की मांग में चेंज लेते हैं। इन दोनों में संबंध को हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप इक्वेशन में देख पा रहे हैं, dx मतलब x वस्तु की मांग है यहाँ, बराबर f है फंक्शन किसका, py मतलब प्राइस ऑफ y कमोडिटी। अब यहाँ कमोडिटी में फ़र्क है, वो x कमोडिटी थी इधर और इधर y कमोडिटी ली है। यहाँ हम कहें आड़ी मांग में क्या किया जाता है, एक वस्तु की प्राइस में चेंज का दूसरी वस्तु की मांग पर इफेक्ट देखा जाता है कि क्या इफेक्ट पड़ता है, या इन दोनों के संबंध को डिस्कस किया जाता है। तो जब हम आड़ी मांग की बात करते हैं तो इसमें बात आ जाती है रिलेटेड गुड्स की, संबंधित वस्तुओं की। और संबंधित वस्तुएं दो तरह की होती है जनरली, एक होती है जो पूरक वस्तुएं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और दूसरी होती है सब्सटीट्यूट्स गुड्स या प्रतिस्थापन वस्तुएं। प्रतिस्थापन वस्तुएं वो होती हैं जो आपस में एक दूसरे के स्थान पर यूज़ की जाती हैं, जैसे चाय और कॉफ़ी हैं, वो सब्सटीट्यूट गुड्स हैं। तो इन दोनों की आपस में आड़ी मांग, या हम कहें आड़ी मांग किस तरह की होगी, तो हम जैसे बात करें चाय की आड़ी मांग क्या होगी, कॉफ़ी की कीमत का प्रत्यक्ष फलन होगी। या हम कहें कॉफ़ी की कीमत अगर बढ़ती है तो उससे क्या होगा, चाय की डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर कॉफ़ी की कीमत कम हो जाती है तो चाय की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरह से जो प्रतिस्थापन वस्तुएं होती हैं उनकी आड़ी मांग क्या है, आपस में डायरेक्टली रिलेटेड होती है। और अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या पूरक वस्तुओं की बात कर लें तो पूरक वस्तुएं पहले देख लें क्या होती हैं।
पूरक वस्तुएं होती हैं कि जो इकट्ठी ही एक साथ मिल के किसी आवश्यकता को पूरा करती हैं, जैसे कि कार और पेट्रोल हो गई, स्याही और पेन हो गई। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के उदाहरण हैं। तो इन दोनों तरह की, एक की कीमत और दूसरे की प्राइस का अगर रिलेशन देखें तो इनमें आपस में विपरीत संबंध है। कि जैसे हम बात करें कि मान लो पेन की कीमत है, पेन की प्राइस बढ़ गई अगर, तो उससे क्या होगा, स्याही की मांग कम हो जाएगी। या हम कहें पेन की कीमत कम हो गई तो स्याही की मांग बढ़ जाएगी। तो इन दोनों का आपस में जो, या हम कहें स्याही और पेन की जो आड़ी मांग है, पेन की कीमत का विपरीत फलन है, या दोनों आपस में विपरीत रूप से या इन्वर्सली रिलेटेड हैं। कि एक की अगर एक पूरक वस्तु है, जो पूरक वस्तु हैं उनमें अगर एक की कीमत बढ़ती है या घटती है तो दूसरे वस्तु की जो उससे रिलेटेड जो गुड है, पूरक वस्तु है, उसकी मांग भी उसी के अकॉर्डिंग घट बढ़ जाएगी। ठीक है, इनमें आपस में नेगेटिव रिलेशन होगा। तो ये तो हमने बात की क्रॉस डिमांड की। 3 तरह की डिमांड के टाइप्स हमने कर लिए। एक थी कीमत मांग, आय मांग और आड़ी मांग। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिमांड फंक्शन या मांग फलन। डिमांड फंक्शन या मांग फलन क्या है? एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जो किसी भी प्रोडक्ट या डिमांड की किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड और उसको प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स हैं, मतलब किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं उसकी प्राइस के साथ साथ। एक प्राइस तो होती है उसकी, बल्कि संबंधित वस्तुओं की कीमतें हो गई, उपभोक्ता की इनकम हो गई और रुचियां हो गई, पॉपुलेशन है, एक्सपेक्टेशंस हैं, बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं। तो जब हम डिमांड फंक्शन या मांग फलन की बात करते हैं उसमें हम मांग और उसके निर्धारक तत्वों के संबंध को ही प्रकट करते हैं। तो जब इसको एक मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म दे दी जाएगी तो उसे हम डिमांड फंक्शन बोल देते हैं। इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है, या हम कहें इस क्वेश्चन को अगर डिमांड फंक्शन के नाम से आ जाए तो भी आपने यही लिखना है, और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या मांग के निर्धारक तत्व आ जाएं तो भी आपने सेम क्वेश्चन ही कवर करना है। तो ये टॉपिक हमारा है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, या हम कहें मांग के निर्धारक तत्व या मांग फलन। तो जैसा कि आप नीचे इक्वेशन देख पा रहे हैं, dx है एक साइड और दूसरी तरफ हैं बहुत सारे फैक्टर्स। तो dx तो हो गई वस्तु की मांग, x वस्तु की मांग, और उसकी जो दूसरी साइड है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स की बात की गई है। यहाँ उसकी शॉर्ट फॉर्म ली गई हैं कि जैसे कि px है, ये उसी वस्तु x वस्तु की प्राइस की बात है। r है, rpr है, तो r यहाँ रिलेटेड गुड्स की प्राइस के लिए है, संबंधित वस्तुओं की कीमत के लिए लिया गया है। y जो सिंबल है वो इनकम ऑफ द कंज्यूमर को शो कर रहा है। t टेस्ट, रुचियाँ या प्रेफरेंसेस को शो कर रहा है। e है जो एक्सपेक्टेशंस या संभावना के लिए लिया गया है। p अकेला यहाँ पॉपुलेशन के लिए लिया गया है, जनसंख्या के लिए। और yd है जो वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम या आय के वितरण को शो कर रहा है। तो जैसा कि आप इक्वेशन में देख पा रहे हैं, एक तरफ मांग के निर्धारक तत्व हैं या मांग को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, और दूसरी तरफ मांग है। तो मांग और मांग के निर्धारक तत्वों के संबंध को ही क्या कहा जाता है? मांग फलन। तो हमने जो इस तरह से लिखा कि जो dx है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो इसे ही मांग फलन कहा जाता है। तो अब हम 1 बाय 1 हर पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मांग है, किसी वस्तु की मांग है जो वो कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है द ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, वस्तु की कीमत। किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड है वो उस कमोडिटी की प्राइस पर भी डिपेंड करती है, या हम कहीं अन्य बातें समान रहें तो वस्तु की कीमत या प्राइस में चेंज आने से, परिवर्तन आने से मांग में भी परिवर्तन आएगा, चेंज आएगा। वो कैसा चेंज आएगा हमने वो पीछे डिस्कस कर लिया था, वही बात लेनी है यहाँ पे कि अगर किसी अन्य बातें समान रहें, किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग घटती है, और इसके विपरीत किसी वस्तु की कीमत घटने पर उस वस्तु की मांग जो है वो बढ़ जाती है। तो इस तरह से फर्स्ट डिटर्मिनेंट हो गया मांग का उसी वस्तु की प्राइस। सेकेंड पॉइंट है प्राइजेज ऑफ रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तुओं की कीमत। एक वस्तु की मांग पर या डिमांड पर उससे रिलेटेड जो गुड्स हैं, उससे संबंधित वस्तुएं हैं, उसकी कीमत में होने वाले परिवर्तन या चेंजेस का भी प्रभाव पड़ता है। ये क्या कहा मैंने अभी कि एक वस्तु की मांग पर, डिमांड हम ले रहे हैं एक वस्तु की, वो किस पे निर्भर है? उससे जो रिलेटेड गुड्स हैं
उसमें उसकी प्राइसेस में होने वाले चेंज का भी प्रभाव पड़ता है। अब रिलेटेड गुड्स या संबंधित वस्तुएं दो तरह की हो सकती हैं, ये भी हमने पीछे डिस्कस कर लिया। एक प्रतिस्थापन वस्तुएं सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सेम बात वहीं लेनी है यहाँ पे। पहले सब्स्टिट्यूट गुड्स का मीनिंग हम कर ही चुके हैं कि वो वस्तुएं जो एक दूसरे के लिए प्रयोग की जा सकती हैं, एक दूसरे के स्थान पे। तो प्रतिस्थापन वस्तु की बात अब हमने क्या लेना है यहाँ पे, प्राइस एक उसकी वस्तु की चेंज करनी है और डिमांड उससे रिलेटेड गुड्स की डिमांड पर उसका इफेक्ट देखना है। मान लीजिए हम चाय और कॉफ़ी की बात करें, या हम एग्जांपल में कोका कोला और पेप्सी ले लेते हैं। मान लो कोका कोला और पेप्सी है, ये दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। मान लो कोका कोला नहीं मिल रहा तो पेप्सी पी लेंगे, ये एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जा सकती हैं। तो अगर एक प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसका इफेक्ट दूसरी वस्तु की मांग पे पॉजिटिवली पड़ेगा। या हम कहें एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और कीमत कम होने पर दूसरी वस्तु की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसी एग्जांपल से ले लें। मान लीजिए कोका कोला की प्राइस बढ़ जाती है तो पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी, यहाँ और दूसरा एंड वाइस वर्सा। अगर कोका कोला की प्राइस कम हो जाती है तो पेप्सी की डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरह से जो प्रतिस्थापन वस्तुएं होती हैं वो एक दूसरे से नेगेटिवली रिलेटेड होती हैं कि एक की कीमत बढ़े तो दूसरे की जो डिमांड है पॉजिटिवली रिलेटेड होती हैं। एक की कीमत बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है, एक की कीमत घटती है तो दूसरे की डिमांड घट जाती है। नेक्स्ट हम रिलेटेड गुड्स में हम दूसरी ले लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पूरक वस्तुएं जो एक दूसरे जो मिलकर एक आवश्यकता को पूरा करती हैं, आपस में इकट्ठी इनकी मांग की जाती है। जैसे कि एग्जांपल है कार और पेट्रोल है जैसे। तो इनमें क्या होता है, इसमें एक वस्तु की अगर प्राइस बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड कम हो जाती है, और एक वस्तु की प्राइस घटती है अगर तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। इनमें आपस में नेगेटिव रिलेशन है। यहाँ हम कहें कार और पेट्रोल का एग्जाम्पल लें कि मान लीजिए पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई तो उसका कारों की मांग पर इफेक्ट पड़ेगा, कारों की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर पेट्रोल सस्ता हो गया है या हम कहीं पेट्रोल की प्राइस कम हो गई है तो कारों की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हमने सेकंड इसका डिटर्मिनेंट देखा कि किसी भी वस्तु की मांग पर उससे जो रिलेटेड गुड्स हैं, चाहे वो प्रतिस्थापन हैं चाहे वो पूरक हैं, उनकी कीमतों में होने वाले परिवर्तन का भी प्रभाव पड़ता है। तो ये था दूसरा डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके तीसरे डिटर्मिनेंट्स की, वो है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर की अगर हम बात करें, उपभोक्ता की आय में होने वाले जो चेंजेस हैं वो डिफरेंट गुड्स को डिफरेंट तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं। या हम कहें उपभोक्ता की इनकम में होने वाले चेंज का अगर हम नॉर्मल गुड्स की बात करें तो उस पर अलग तरह से प्रभाव पड़ता है। इन्फीरियर गुड्स की बात करें उसमें उसका इफेक्ट डिफरेंट होगा, और आवश्यकता की वस्तुओं की बात करें तो उस पर उसका कोई भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो वन बाय वन तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम सामान्य वस्तु की बात करें, कंज्यूमर की इनकम उपभोक्ता की आय में और नॉर्मल गुड्स या सामान्य वस्तु की मांग में आपस में प्रत्यक्ष या डायरेक्ट रिलेशनशिप पाया जाता है। प्रत्यक्ष और डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब एक बढ़े दूसरा भी बढ़ जाए, एक कम दूसरा भी कम। या हम कहें उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो सामान्य वस्तु की मांग बढ़ जाएगी, और इनकम कम होने पर सामान्य वस्तु की मांग भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये तो था इनकम का और नॉर्मल गुड्स का रिलेशनशिप। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इन्फीरियर गुड्स या घटिया या निम्न कोटि की वस्तु की बात। इनकम और कंज्यूमर की इनकम और घटिया वस्तु की मांग में आपस में नेगेटिव रिलेशन पाया जाता है। इनकम बढ़े घटिया वस्तु की मांग कम हो जाएगी, इनकम कम होगी तो घटिया या निम्न कोटि की वस्तु की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है नेसेसिटी गुड्स या आवश्यकता की वस्तु की अगर हम बात करें, आवश्यकता की वस्तुओं में आ जाता है जैसे कि मान लो नमक है जो मतलब बहुत ही नेसेसरी गुड है, इसके बिना लाइफ इम्पॉसिबल है एक तरह से। या माचिस है, इस आग जलाने के लिए भी माचिस या लाइटर जो भी है वो चाहिए हमें। तो इन वस्तुओं की मांग में अगर हम चेंज देखें, इनकम में होने वाले चेंज का इस तरह की चीज़ों पर अगर इम्फेक्ट देखें, कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता इनकम में होने वाले चेंज का। ना तो इन वस्तुओं की मांग ज़्यादा कम होती है ना बढ़ती है, मतलब स्थिर टाइप रहती है। या हम कहें इनकम के कम या अधिक होने पर इन वस्तुओं की मांग स्थिर रहती है, और इन वस्तुओं की मांग में कोई खास प्रभाव या उस पर कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता। क्योंकि मान लो नमक है, इनकम बढ़ गई मान लो, तो हम ये नहीं है कि नमक की मात्रा सब्जी में बढ़ा देंगे, या इनकम कम हो गई तो हम नमक की मात्रा कम कर देंगे, ऐसा नहीं होता। तो इन वस्तुओं की जो मांग है उस पर कोई खास
प्रभाव नहीं पड़ता इनकम में होने वाले चेंजेस का। तो नेक्स्ट डिटर्मिनेंट्स हम ले लेते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, रुचियाँ और प्राथमिकताएँ। इसके अंतर्गत हम जनरली ले लेते हैं, मान लो फैशन में चेंज आ रहा है, रीति रिवाज हैं, आदतें हैं लोगों की, इन सब में होने वाले चेंजेस का भी मांग पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। मान लो विज्ञापन से आप अट्रैक्ट हो रहे हो, या आपके पड़ोसी ने कोई नई चीज़ ले ली, या आपका किसी चीज़ में ख़ास टेस्ट है, वो आपको ज़्यादा अच्छी लगती है, आप किसी चीज़ को प्रेफर करते हो, तो इन सब बातों का भी मांग पर प्रभाव पड़ता है। तो मान लीजिए कंज्यूमर की जिन वस्तुओं के लिए रुचि या टेस्ट बढ़ जाता है, अन्य बातें समान रहने पर उनकी मांग बढ़ जाएगी, और किसी चीज़ में अगर रुचि कम हो गई है किसी कंज्यूमर की, तो उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशंस, संभावनाएं। संभावनाओं का भी प्रभाव पड़ता है मांग पे। संभावना वो इनकम में चेंज होने की संभावना भी हो सकती है, कीमत में चेंज होने की भी संभावना हो सकती है फ्यूचर में। कि मान लीजिए भविष्य में कीमत बढ़ने के आसार हैं, या हम कहें हम उपभोक्ता को ये संभावना लग रही है कि फ्यूचर में किसी कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो वो क्या करेगा, वर्तमान में ही, प्रेजेंट में ही उस वस्तु की ज़्यादा मात्रा खरीद लेगा, चाहे उसकी कीमत कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो। जनरली हम देखते हैं प्याज के बारे में, मान लो किसी टाइम पीरियड में प्याज की प्राइसेस पीक लेवल पे हो गई थी, बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो जिसको ये पहले से आशा हो गई थी कि प्राइसेस बढ़ेंगे, या उपभोक्ता को जब लगता है किसी कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ेंगे, तो वो पहले से उसका स्टॉक करके रख लेते हैं। तो ऐसा ही अगर मान लो उसकी कीमत घटने की संभावना है, तो हम प्रेजेंट में उसकी डिमांड कम कर देंगे, और या उसके उपभोग को थोड़ा पोस्टपोन कर देंगे, और जब कीमत उसकी कम हो जाएगी तब उसकी मात्रा को खरीदेंगे। तो इस तरह से वस्तु की कीमत में चेंज की संभावना का भी मांग पर प्रभाव पड़ता है, और सिमिलरली इनकम में चेंज होने की पॉसिबिलिटी या संभावना का भी मांग पर प्रभाव पड़ता है। इनकम में अगर वृद्धि की संभावना है, तो वस्तु की मांग में जनरली मतलब वृद्धि होगी, या इनमें आपस में सीधा संबंध है। भविष्य में आय बढ़ने की संभावना से मांग बढ़ेगी, और आय के भविष्य में कम होने की संभावना से